हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। लास्ट लेक्चर्स में हमने वैद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंट, जो कि रहेगा आपका यूपी बोर्ड के लिए, जिसको हम गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस की प्रमेय। जब हम गॉस की प्रमेय पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपका जो सबसे पहला वर्ड आने वाला है वो वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि आप जब गॉस थ्योरम प्रूव कर रहे होंगे या अदर डेरिवेशन भी कर रहे होंगे तो उसमें वैद्युत फ्लक्स वर्ड जरूर आने वाला है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना है। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र है और हम उसमें क्या रख दें, कोई फ्लक्स रख दें, कोई पृष्ठ रख दें, तो उस पृष्ठ से कितनी लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लिया यहां पे कोई ये वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र हमारा है ई वेक्टर। इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख दें, मान लिया ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है। पृष्ठ किस तरीके से रखा हुआ है? थोड़ा तिरछा, वैद्युत क्षेत्र के साथ थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। अब इस पृष्ठ में एक हम छोटा सा खंड ले लें, ये जिसका क्षेत्रफल कितना है, डीए। हम डीए क्षेत्रफल का एक छोटा सा खंड ले रहे हैं। अब इस डीए क्षेत्रफल का डीए वेक्टर क्या होगा? डीए वेक्टर जो होता है वो उस पृष्ठ के लंबवत जो बाहर की ओर रेखा होती है। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमने कोई पृष्ठ लिया, इस पर अगर हम छोटा सा खंड लें ये, तो इस खंड का जो डीए वेक्टर होगा, मतलब क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं, जिसको हम अक्ष भी बोलते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश या अक्ष जो होता है वो इस पृष्ठ के बाहर की ओर जो लंबवत रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं डीए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, या हम इसको कह सकते हैं अक्ष भी इस पृष्ठ का कह सकते हैं। अब यहां पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखें तो कैसा है? वैद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, ई वेक्टर, और इस छोटे से खंड का डीए वेक्टर, जिसको अक्ष कहते हैं, इस खंड का ये डीए वेक्टर, इनके बीच अगर कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो इस छोटे से खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। इस छोटे से खंड से गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, जिसको हम डी फाई से डिनोट करेंगे। फार्मूला होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसका ये फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। डीए क्या है? जिससे फ्लक्स हम निकाल रहे हैं उसका अक्ष किस डायरेक्शन में है, और कितना है, इनटू कास थीटा। कास थीटा क्लियर है? और अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें इस फार्मूले को, तो सदिश रूप में हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अब हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो थीटा होगा वो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है। किसके किसके बीच? ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच। ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर उस पृष्ठ का अक्ष जो कि लंबवत होता है। उन दोनों के बीच जितना कोण होगा उसी को हम थीटा कहेंगे। इस तरीके से थीटा की वैल्यू हम देखकर आसानी से इजीली बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला है। क्लियर है? अब हम इसके मात्रक पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। अगर आप भूल जाएं तो इसको ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स आया है वो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से आया है। दो सदिश राशियों के गुणनफल से अगर कोई राशि अदिश आ रही है तब हम उसको अदिश गुणनफल कहते हैं। और यहाँ पे हमने इस फार्मूले को लिखा किस टर्म में है? अदिश गुणनफल के टर्म में। तो इसका मतलब जो राशि हमें मिल रही है दोनों सदिशों के गुणनफल से, वो हमारी राशि कैसी होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है? मात्रक की जब बात आती है वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहां से ई डी। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलाम इंटू क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। या दूसरा यूनिट मात्रक और हम देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक फार्मूला होता है ई इक्वल टू वी अपान डी। यहां से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या बन जाएगा? वोल्ट पर मीटर। विभवांतर अपान दूरी वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इंटू क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरा मात्रक आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ये एक यूनिट हमारी ये, और एक वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है? तो इस तरीके से हम
वैद्युत फ्लक्स को इजीली समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा सब खेल इसमें किसका होगा, थीटा का। अगर आप थीटा मिस कर रहे हैं तो आप जरूर आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, क्योंकि जब आगे हम डेरिवेशंस करेंगे उसमें सब रोल आपका रहने वाला है थीटा का, कि थीटा कहीं पर कितना होगा, कहीं पर कितना होगा, कहीं पर 0 भी हो सकता है, कहीं पर 90 डिग्री भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इजीली, और अगर हम आप समझना चाहें हम इसको समझा सकते हैं इस तरीके से, जो ये वैद्युत क्षेत्र हमारा था, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर ये कोई पृष्ठ है, इसको हम इस तरीके से रखें तो इसका, इस पृष्ठ का ये क्या होगा, तल जिस पर आप लिखा देख रहे हैं, ये इसका तल होगा, और इसके जो ये लंबवत होगा ये इसका अक्ष होगा, ये जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ये अक्ष होगा। और वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है, दाईं तरफ। अक्ष किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, अक्ष है ऊपर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र है दाईं तरफ। ऊपर की ओर मतलब वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका दाईं तरफ, और अक्ष किधर है, ऊपर की ओर। कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र और अक्ष के बीच कितना एंगल होगा, 90। तो इस तरीके से अगर इस पोजीशन में थीटा 90 होने से cos 90 0 हो जाएगा, जिससे वैद्युत फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, और इस पोजीशन में इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वैद्युत फ्लक्स का और अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इस पर एक हम बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है जिसमें वह इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7 कैप दिया हुआ है, और ए वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश ए कैप दिया हुआ है आपका 7, ए वेक्टर दिया है आपका 7j कैप। इस क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र दिया है और क्षेत्रफल सदिश दिया है, जिसको हम अक्ष भी कहते हैं। तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्लक्स का फार्मूला भी हमने आपको बताया था, फाई इक्वल टू होता है ई। जब छोटा सा क्षेत्रफल होता है तो डीए लिखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। और ये इसका भी हमने वेक्टर फॉर्म भी लिखा था, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब डीए होगा तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यहाँ पे ए दिया गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई इक्वल टू फ्लक्स हो जाएगा, ई वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, डॉट ए वेक्टर कितना है आपका 7k कैप। अब आपने 11th में पढ़ा होगा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में क्या होता है, टाइम कम होने की वजह से आप थोड़ा डीपली हम नहीं जा सकते, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। अदिश गुणनफल जब होता है, जब डॉट लगा होता है, अदिश गुणनफल में सेम यूनिट वेक्टर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम का मतलब है यहाँ पे आई कैप दिया है, इसमें आई कैप नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे। के कैप इसमें दिया है और इसमें के कैप दिया हुआ है, जे कैप इसमें है, उसमें। कहने का मतलब है आई कैप और जे कैप हमारे ए वेक्टर में नहीं है, केवल हमारे ए दोनों में मैच कौन कर रहा है, के कैप और के कैप। तो सेम की हमें मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये सब छोड़ देंगे, केवल इसमें के कैप और इसमें, मतलब 7 इंटू 7, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के कैप डॉट के कैप। तो फाई इक्वल टू पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा 49, और के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से फाई इक्वल टू आ जाएगा 49। यूनिट क्या होगी, जबकि इसमें यूनिट हमारी कोई गिवन नहीं थी, तो हम इसको जब कोई यूनिट गिवन ना हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं, मात्रक। तो इस तरीके से छोटे से न्यूमेरिकल में फाई इक्वल टू 49 मात्रक। तो इस तरीके से एग्जाम में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, हमें सेम के कैप या आई कैप या जे कैप वालों का मल्टीप्लाई करना है। हमारा यहाँ कितना केवल गिवन था, के कैप, तो हम इसमें भी केवल के कैप वाला ही देखेंगे, और के कैप के साथ जितना लिखा होगा उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 7 हो गया 49, और के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1 होता है। इस तरीके से छोटे से क्वेश्चन में वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू 49 मात्रक आ जाएगी। अब इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या कहती है गॉस की थ्योरम, क्या कहती है गॉस प्रमेय, आखिर कहती क्या है। गॉस थ्योरम कहती है अगर कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। कहने का मतलब है जैसे ये कोई पृष्ठ है जो कि कैसा है, क्लोज्ड। ध्यान रखिएगा, जो गॉस की प्रमेय वो बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है।
तो कहता है ये गॉस थ्योरम कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर इसके अंदर हम कोई आवेश रख दें, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख दें तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई अगर आवेश होगा तो वो क्या निकालता है, बल रेखाएं निकालता है। तो बल रेखाएं गुजरेंगी और बल रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर, क्यू इनक्लोज को हम क्या बोलेंगे, इनक्लोज का मतलब है, ईएनसी का मतलब इनक्लोज, मतलब जो उस बंद पृष्ठ के अंदर रखा है। ध्यान रखिएगा, इनक्लोज का मतलब है कि जो आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश और उस आवेश का 1/ε0 गुना, जिसको हम गॉस थ्योरम कहते हैं। यही हमारा बंद फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स रहेगा। तो मतलब इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन ε0। क्लियर है। अब हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश और अपान में ε0 पे। तो इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। अब हमें प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम जो कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश और उसका ε0 1/ε0 गुना, मतलब फाई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज अपान ε0। ये हमें प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस थ्योरम प्रूफ करने वाला। तो मान लेते हैं हम इसमें कोई ये अनियमित आकार का कोई पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है इस बंद पृष्ठ के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक छोटा यहाँ पर कोई बिंदु P लेंगे हम, और इस बिंदु P पर एक छोटा सा खंड लेंगे ये, जिसका क्षेत्रफल कितना है, बिंदु P यहाँ पे रहेगा और इस बिंदु P में हमने एक छोटा सा खंड लिया है जिसका क्षेत्रफल है dA। इस dA का dA वेक्टर डीए वेक्टर जो कि हमने आपको बता दिया है कि डीए वेक्टर होता है उस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर जो रेखा होती है उसी को हम डीए वेक्टर कहते हैं। अब अगर हम यहां पर कहें कि जो ये बिंदु P हम ले रहे हैं यहाँ पे इस खंड पर, ये हमारा बिंदु P है यहाँ पर, इस बिंदु P पर जो कि आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, बिंदु P जो है वो आवेश से r दूरी पर है। यहां इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या बोलेंगे, E वेक्टर, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। कहने का मतलब यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, धनावेश से बाहर की ओर। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस छोटे से खंड का जो क्षेत्रफल सदिश है dA वेक्टर, उसके बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो लैंग्वेज इसकी रहेगी, माना कोई अनियमित आकार का कोई चालक है जिसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। इस पृष्ठ पर हम बिंदु P लेते हैं जिस पर एक छोटा सा खंड dA लेते हैं। बाकी कहेंगे स्पष्ट है कि इस पृष्ठ का dA वेक्टर और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच थीटा कोण है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस छोटे से खंड से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। अब फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे, कहेंगे dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इस बिंदु P से जो कि यहाँ पे छोटा सा खंड हमने लिया है dA, इस dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E।
छोटा सा खंड है तो फ्लक्स भी छोटा सा गुजरेगा, जिसको हम डी फाई लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फ्लक्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र। तो फ्लक्स हम निकाल कहाँ से रहे हैं, इस क्षेत्रफल छोटे से खंड से, डी ए जिसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना हम लिख रहे हैं बिंदु पी पर, ई। वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई। तो ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। पता है आपको, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर, r दूरी पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं, डी फाई इक्वल टू ई की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कास थीटा। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अलग लिख लेंगे, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, जो कि हमारा ये क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है हमारा घनकोण। घनकोण इसी टॉपिक में है, लेकिन हमने उसको नहीं बताया क्योंकि टाइम कम होने की वजह से। बस आपको ये पता रखना है कि डी ए कॉस थीटा इस छोटे से खंड के कारण यहां पर बनने वाला घनकोण, जिसको हम डी ओमेगा कहते हैं। तो डी ए कॉस थीटा फार्मूला होता है डी ओमेगा घनकोण का। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, ये फार्मूला किसका है, घनकोण का, जिसको हम लिखेंगे डी ओमेगा से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस छोटे से खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। अब हम बात करेंगे जो पूरा ये बंद पृष्ठ है, इस पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। गॉस थ्योरम यही कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखा है तो उस आवेश के कारण उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जबकि हम क्या कर चुके हैं, छोटे से खंड डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे पूरे बंद पृष्ठ से, जो पूरा बंद पृष्ठ आपको दिख रहा है, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज। और पूरे बंद पृष्ठ से जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या कर रहे होंगे, हम जोड़ रहे होंगे। एक ये क्षेत्रफल, फिर आगे में एक छोटा सा डीए लेंगे, फिर इस पर और एक छोटा सा डीए लेंगे। कहने का मतलब है सभी छोटे छोटे खंडों से जब फ्लक्स निकाल लेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो इसलिए हम बंद पृष्ठ है, ये निशान बंद पृष्ठ का, और सभी को जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा, क्लोज इसलिए क्योंकि बंद पृष्ठ है, और इंटीग्रेशन का मतलब है हम सभी फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन, आप इस छोटे से फ्लक्स को हम जोड़ रहे हैं, छोटे से फ्लक्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। ठीक है, पूरे बंद छोटे छोटे फ्लक्स को जब हम जोड़ रहे होंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स, जिसको हम फाई ई कहेंगे। छोटे छोटे फ्लक्स को जब जोड़ेंगे तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, जिसको हम फाई इक्वल टू बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सभी छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ रहे हैं। जोड़ने में जो कॉमन होता है, जो चेंज नहीं होता है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, आवेश Q सभी के लिए वही रहने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी ओमेगा। तो इस तरीके से फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। डी ओमेगा क्या है, इस छोटे से खंड डीए के कारण यहां पर कितना घनकोण बना है। और किसी भी आकृति के द्वारा, पूरी आकृति के द्वारा
केंद्र पर कितना घनकोण बनता है 4 पाई। ये आपको याद रखना है। किसी भी आकृति के द्वारा जब हम सभी घनकोण को जोड़ रहे होंगे, इसका घनकोण, जब हम सभी घनकोण को जोड़ेंगे तो पूरी आकृति के द्वारा यहाँ पे जो बनने वाला घनकोण होता है कितना होता है 4 पाई। तो छोटे छोटे घनकोण को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना आ रहा है हमारा फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और Q हमारा क्या है, ये इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, जिसको अभी हमने क्या लिखा था, अभी जब हमने लैंग्वेज में गॉस थ्योरम बताई थी, फाई इक्वल टू होता है Q इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज जो उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना रखा है Q, वही हमारा इसमें आ गया है। इस तरीके से हम गॉस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। क्या किया हमने, पहले हमने एक अनियमित आकार का कोई पृष्ठ लिया जिसके अंदर कोई आवेश प्लस Q रखा है, उसके पृष्ठ पर एक छोटा सा कोई बिंदु P लिया और वहां पर हमने एक छोटा सा खंड dA लिया जिसका dA वेक्टर जो कि लंबवत बाहर की ओर होता है, और इस आवेश के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा जो कि धनावेश है तो उससे दूर होगा, बीच का कोण थीटा हो गया। अब हमने क्या किया, इस छोटे से खंड से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो कि होता है इस छोटे से पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर कितना घनकोण बना है जिसको हम कहते हैं डी ओमेगा। अब हम पूरे पृष्ठ से जब हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इस छोटे से फ्लक्स को जोड़ रहे हैं और डी फाई की वैल्यू रखेंगे, जो वेरिएबल नहीं है उसको बाहर कर लेंगे, बचेगा हमारा डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, इस पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कितना घनकोण बड़ा है जो कि कितना बना है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फार्मूला हमारा आ गया फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका गॉस थ्योरम कहती है। अब उसके बाद ये आपको इसमें ध्यान रखना है, गॉस थ्योरम में हमें केवल क्या देखना होता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, हमें बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं रहना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको डाउट में डालने के लिए दे सकता है, कई आवेश दे देगा उस बंद पृष्ठ के अंदर, लेकिन आपको डाउट में नहीं पड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कई आवेश हैं, +2Q, -Q, +3Q और माइनस जो भी आप मानना चाहें, मान लिया ये 4Q है और ये आपका -2Q है। इस तरीके से आप कोई भी आवेश ले सकते हैं। अब कह दे कई आवेश हैं इसके अंदर, इस पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि देखते वो हैं कि टोटल आवेश कितना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको लिखना है Q इनक्लोज, जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है। Q इनक्लोज के लिए आपको क्या करना है, सभी आवेशों को जोड़ना है, चिन्ह के साथ रखना है। चिन्ह का मतलब जो प्लस है प्लस रखेंगे, +2Q और कितना है +4Q, उसके बाद माइनस का कितना है -Q और माइनस का 2Q, अपान में कितना रहेगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये 6Q हो जाएगा और ये -3Q मतलब 3Q, प्लस का 3Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा होगा प्लस का 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि सभी जितने भी आवेश हैं उस बंद पृष्ठ के अंदर, सभी आवेशों को हमें जोड़ लेना है, वो भी विद साइन। प्लस माइनस होगा, जो कैंसिल आउट होना होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनली जो बचेगा हमारा उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसी को हमें यहाँ पे रखना है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना था हमारा +3Q, 6Q प्लस का और -3Q माइनस का, इस तरीके से +6Q और माइनस का 3Q, कितना बचा हमारा प्लस का 3Q। इस तरीके से इस बंद पृष्ठ के अंदर +3Q आवेश अंदर है जिसको हम Q इनक्लोज कहते हैं, अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से एक चीज और हम देखने वाले हैं, क्या
कहने का मतलब है यहाँ पर जो प्लस टोटल चार्ज है वो कैसा है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव आवेश से बलरेखाएं बाहर निकलती हैं। पता है आपको, किसी धनावेश, अगर कोई धनावेश है तो उससे बलरेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। अब इस पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है इस पृष्ठ से बलरेखाएं बाहर निकल रही होंगी। क्यों निकल रही होंगी, क्योंकि आवेश कैसा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इस पूरे बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो बाहर निकल रहा होगा। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर अगर एक छोटा सा खंड हम ले लें, मान लिया इस पृष्ठ पर, तो इसका अगर इसका क्षेत्रफल dA है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा dA वेक्टर, ये आपका पता है। और इस आवेश के कारण जो बलरेखा निकल रही होगी बाहर, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र भी बाहर होगा, बाहर की ओर निकल रही हैं बलरेखाएं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय इन दोनों के बीच कोण कितना है, 0 है, सॉरी, दोनों के बीच कोण कितना है, 0, ई वेक्टर और dA वेक्टर के बीच। और कोण जब 0 होगा तो फाई, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई dA cos थीटा। थीटा कितना है इस समय, cos थीटा, थीटा है 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा E इंटू dA, जो कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है, हाँ, एक रिजल्ट हम यहाँ से आपको ये बता सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स एंट्री कर रहा है तो वो आपका कैसा रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। ठीक है, क्यों, अगर यही आवेश आपका, अगर कोई ये पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज है आपका -4Q। निगेटिव का मतलब है इस, अब बलरेखाएं इस एंट्री कर रही होंगी, क्योंकि किसी ऋणावेश के कारण बलरेखाएं ऋणावेश की ओर आती हैं, तो -Q होने के कारण बलरेखाएं एंट्री कर रही होंगी। तो एंट्री करने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स एंट्री कर रहा है, तो फ्लक्स अंदर जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम छोटा सा खंड लें जिसका dA वेक्टर, तो बाहरी dA वेक्टर क्या होता है, किसी पृष्ठ पर बाहर की ओर जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसी को हम dA वेक्टर कहते हैं। और बलरेखाएं किधर जा रही हैं, अंदर की ओर, तो E वेक्टर ये होगा हमारा। तो इस तरीके से इस समय जो थीटा है E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कितना रहने वाला है, 180। तो अगर हम थीटा 180 रख दें फार्मूले में, तो फ्लक्स हो जाएगा E dA cos थीटा, थीटा 180, cos 180 होता है -1, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस का E इंटू dA। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स एंट्री करता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये कोई सिलेंडर है हमारा जिसमें वैद्युत बलरेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे सिलेंडर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्लक्स एंट्री करता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, और जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस सिरे की, अगर हम इस सिलेंडर की इस सिरे की बात करें, तो यहाँ से फ्लक्स एंट्री कर रहा है, तो इस सिरे से जो एंट्री करेगा, मान लिया वो फ्लक्स हमारा φ1 होगा, जो कि कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि इस समय इसका dA वेक्टर आपका ये जाने वाला है। dA वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है, और E वेक्टर, dA वेक्टर बाईं तरफ, E वेक्टर दाईं तरफ, तो थीटा इस समय कितना होगा, 180, बीच का कोण 180। यहाँ पर E वेक्टर दाईं तरफ और इस पृष्ठ का dA वेक्टर भी ये जाएगा दाईं तरफ, dA वेक्टर भी किधर जाएगा, बाहर की ओर dA वेक्टर, और बलरेखाएं भी बाहर जा रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र और dA वेक्टर के बीच कोण होगा 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जबकि इस सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस वक्र पृष्ठ का जो dA वेक्टर होगा वो हमेशा dA वेक्टर हम कैसे खींचते हैं, उस पर बाहर की ओर, तो इस वक्र पृष्ठ का dA वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा, और E वेक्टर इस तरफ है, जो वैद्युत बलरेखाएं हैं वो दाईं तरफ हैं, और इसका dA वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो हम कहेंगे E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच इस समय जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हमें इस पूरे सिलेंडर में 3 पार्ट दिख रहे हैं, 2 सिरे दिख रहे हैं और एक वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो इस तरीके से दोनों टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस पूरे सिलेंडर से, एक φ1 है हमारा, दूसरा इस सिरे से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, φ2, जो कि कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा वहाँ पे 0 है, प्लस φ2। और इस जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम मान सकते हैं φ3, तो प्लस φ3। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 E A cos 180 इस सिरे के लिए, प्लस φ2 उस सिरे के लिए E A cos थीटा कितना है 0, और प्लस वक्र पृष्ठ के लिए E A cos थीटा कितना है 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। तो cos 180 -1 होता है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस EA, प्लस cos 0 1 हो जाएगा तो बचेगा प्लस का EA, प्लस cos 90 0 होता है तो 0 इंटू EA 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा 0। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है कि इस तरीके का बना होगा, कहेगा पूरे इस सिलेंडर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप कितना कहेंगे 0, ठीक है। लेकिन पूरे सिलेंडर से जब कहेगा तब आप ध्यान रखिएगा, अगर इस सिरे से कहे तो निगेटिव होगा माइनस का EA, उस सिरे से कहे तो पॉजिटिव EA होगा, और वक्र पृष्ठ से फ्लक्स कितना होगा 0। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे सिलेंडर से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अनंत लंबाई का तार है जो कि आवेशित है, मान लिया उस तार पर धनावेश है, अनंत लंबाई का तार है, इस पूरे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। तो मान लिया इस तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब हमारे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग हैं, और गॉस थ्योरम के जब अनुप्रयोग वाले हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें एक आता है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ आता है। तो हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जब हम किसी तार के कारण या किसी कोई गोली कोष है उसके कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होते हैं, तो हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं, ओरल में आपको हम बता देते हैं। पहला है कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो जो आवेश फैला है उसके सापेक्ष सममित होना चाहिए, उस आवेश के कारण जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे वो सममित होना चाहिए। दूसरा है जो गॉसियन पृष्ठ है वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होते हैं। और तीसरा है ये कि जो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जब हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे उस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से हम इस चीज़ को ध्यान रखने वाले हैं कि गॉसियन पृष्ठ आवेश के सममित होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और गॉसियन पृष्ठ ऐसा खींचना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा 0 होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन पृष्ठ हम कैसा खींचने वाले हैं, हम इसमें गॉसियन पृष्ठ खींचने वाले हैं बेलनाकार। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा क्या है गॉसियन पृष्ठ है। तो इस गॉसियन पृष्ठ जो ये हमें दिख रहा है, ये जो हमारा आवेश फैला हुआ है इसके कारण हमें कैसा दिख रहा है, सममित दिख रहा है। और दूसरा हमें दिख रहा है कि गॉसियन पृष्ठ हमारा बिंदु P से गुजर रहा है जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, तो कहेंगे माना कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। 3 आवेश के रेखीय घनत्व आवेश घनत्व होते हैं, एक रेखीय घनत्व, एक आवेश का पृष्ठ घनत्व और एक आवेश का आयतन घनत्व। जब आवेश लाइन में फैला होता है तो लगता है आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि बिंदु P से
गुजर रहा है। कितनी त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है? बेलनाकार। r त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि बिंदु P से गुजरने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस पर हम इसके 3 पार्ट हमें दिख रहे हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के 2 सिरे हमें दिख रहे हैं ये, और एक हमें इस गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो इस 3 पोर्शन से गुजरने वाला फ्लक्स हम पहले निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। जो कोई आवेश होता है उससे बल रेखाएं कैसे निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं। तो इस आवेश से बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, अब हम पहले इस सिरे को देखते हैं। इस सिरे का नाम है S1, दूसरा जो सिरा है इसका नाम है S2, और जो ये हमारा वक्र पृष्ठ बेलन का दिख रहा है इसका नाम हम लिख देंगे S3। तो 3 पार्ट हैं इसमें पूरे गॉसियन पृष्ठ में। S1 S2 2 इसके सिरे हैं, और S3 क्या है हमारा? इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सिरा जो दिख रहा है S1, इस सिरे पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा खंड लेंगे जो कि आपका ये दिख रहा है। इस खंड का क्षेत्रफल कितना है? dA, और इस खंड का dA वेक्टर ये जाएगा, क्योंकि dA वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा जाता है। तो इस सिरे पर जो हमने छोटा सा खंड dA लिया है उसका dA वेक्टर किस तरफ जा रहा है? बाईं तरफ। जबकि वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र लंबवत निकलता है, बल रेखाएं निकलती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस सिरे पर वैद्युत क्षेत्र मतलब E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कोण कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि जब फ्लक्स हम निकालते हैं फाई बराबर E dA cos थीटा, तो उसमें जो थीटा होता है हमारा वो E वेक्टर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश या अक्ष कह लो, इनके बीच बनने वाला कोण होता है। तो इस सिरे पर E वेक्टर dA वेक्टर के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 होने से cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0 होने से पूरी वैल्यू 0 हो जाती। इस तरीके से जो S2 हमारा दूसरा पृष्ठ सिरा है ये, इस पर भी एक छोटा सा खंड लेंगे। कितना क्षेत्रफल है इसका? dA। इसका dA वेक्टर हमारा ये जाने वाला है, क्योंकि dA वेक्टर हमेशा होता है पृष्ठ से बाहर लंबवत बाहर की ओर। तो इस छोटे से खंड पर dA वेक्टर बाहर की ओर जाएगा दाईं तरफ, जबकि वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है हमारा? ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर भी E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन ये कह सकते हैं कि जो इस गॉसियन पृष्ठ के जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि दोनों सिरों पर थीटा 90 डिग्री है और cos 90 0 हो जाता है, जिससे फ्लक्स भी 0 हो जाता है। अब बात आती है जो गॉसियन पृष्ठ का क्या है? वक्र पृष्ठ। इस वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो हम पहले लिख लेते हैं दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। तो दोनों सिरों से फ्लक्स जो गुजरेगा इसको हम कुछ भी फाई मान सकते हैं। ये होगा φ1 प्लस φ2। φ1 पहले सिरे से E dA cos थीटा 90 है, प्लस दूसरे सिरे से E dA cos थीटा कितना है? दूसरे सिरे पर भी 90 है। तो E dA cos 90 0 प्लस E dA cos 90 भी 0। तो 0 0 मतलब दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो चुका है। अब केवल हमारा काम बचा है कि जो इस गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा खंड लेंगे ये, जिसका क्षेत्रफल कितना है? dA, और इस dA का dA वेक्टर किस तरफ जाएगा? ऊपर की ओर, क्योंकि dA वेक्टर पृष्ठ से हमेशा बाहर की ओर खींचा जाता है लंबवत। तो इस छोटे से सूक्ष्म खंड का dA वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा, और बल रेखा भी किधर जा रही है? ऊपर की ओर, मतलब E वेक्टर भी किस तरफ है? ऊपर की ओर। तो हम वक्र पृष्ठ पर थीटा कितना लिख सकते हैं?
0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों के बीच कोण कितना है 0। तो अगर हम अब कहें कि इस डी ए क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ के डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई इक्वल टू छोटे से खंड से गुजरने वाला फ्लक्स होगा ई डी ए कास थीटा होता है, और सिरे वक्र पृष्ठ पर थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कास 0 1 हो जाएगा। तो सिरे से कितना फ्लक्स और हाँ एक बात और, जो छोटा सा खंड हमने लिया है डी ए, तो इस खंड से गुजरने वाला फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि छोटा खंड है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे डी फाई। डी मतलब छोटा सा फ्लक्स, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा कास 0 1 हो जाएगा। तो छोटे से खंड से गुजरने वाला फ्लक्स होगा ई डी ए। इसको हम इक्वेशन नंबर, चलिए इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं अब अगर हम कहें कि इस पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि गॉस प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। और हाँ एक चीज, जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसकी लंबाई क्या है एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है हमारा। अब हम लिखेंगे पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा, जो कि होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। कहने का मतलब है इस छोटे से जो पृष्ठ से गुजर रहा था फ्लक्स डी फाई, उस सभी फ्लक्सों को हम क्या करेंगे, जोड़ रहे होंगे तभी हमारा टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई की वैल्यू कितनी आई है, ई इंटू डी ए। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, ई क्या है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर सब पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं की दूरियां समान है। तो वैद्युत क्षेत्र भी हर बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। समान मतलब कांस्टेंट होगा, जो कि बाहर निकल आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए। डी ए क्या हो जाएगा, जब छोटे छोटे खंडों को हम जोड़ रहे होंगे, जब छोटे छोटे पृष्ठ को हम जोड़ रहे होंगे, तो पूरा पृष्ठ क्या बन जाएगा, इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। एच क्या होता है, बेलन की ऊंचाई, जबकि यहां पर हमने क्या लिया है, अगर हम इस बेलन को सीधा कर दें तो एल होगा, ऊंचाई बन जाएगी। तो 2 पाई आर, ऊंचाई क्या हमने ली है इसमें एल, तो 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, उस फार्मूले की सहायता से हमने इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया। दोनों सिरों से फ्लक्स 0 था, केवल वक्र पृष्ठ से ही फ्लक्स गुजर रहा था, जो कि कितना आया है हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब अगर हम लिखना चाहें इसको क्या, अगर हम इसको लिखना चाहें पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, टोटल 3 पार्ट हैं, उसके 2 सिरे हैं। सिरों के क्या नाम है, फाई S1, फाई ई S1 प्लस दूसरा सिरा है S2 और तीसरा सिरा है फाई ई
S3 क्या है? उसका वक्र पृष्ठ, जो कि S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिरों पर थीटा 90 डिग्री था। इस तरीके से फाई इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस S2 से भी 0 और S3 वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जो कि हम निकाल चुके हैं, E इंटू 2πRL। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया हमारा E इंटू 2πRL। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम का ये यूज है। गॉस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस थ्योरम लगाते हैं अब इसको। गॉस की प्रमेय से गॉस थ्योरम कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बात आती है क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज का मतलब है इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो हम बंद पृष्ठ के अंदर पहले आवेश लिखेंगे, फाई इक्वल टू, अब इसमें जो आवेश फैला है किसमें फैला हुआ है? रेखा में फैला है, मतलब आवेश का रेखीय घनत्व तो लैम्डा होता है एकांक लंबाई में जितना आवेश हो। तार कितना भी हो सकता है आपका, 3, 4, 5, 6 मीटर। तो एकांक 1 मीटर में कितना आवेश है? 1 मीटर में जितना आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा। जबकि यहाँ कितने आवेश में हमें निकालना है? जो अंदर आवेश है L मीटर में, क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ से हमें निकालना है गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, और गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी दी हुई है? L। 1 मीटर में आवेश कितना होता है? लैम्डा। एकांक मीटर में उपस्थित आवेश को लैम्डा कहते हैं। और हमें आवेश जो चाहिए इसके अंदर आवेश ये वाला, जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश है, कितनी लंबाई में आवेश है? वो लैम्डा। तो इस बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होगा लैम्डा इंटू L। लैम्डा एकांक मीटर में इतना और L मीटर में चाहिए हमें, तो लैम्डा इंटू L अपान में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से जो हमने अभी E a cos थीटा वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाकर जो हमने फ्लक्स निकाला है गॉसियन पृष्ठ से, वो कितना आया है? E इंटू 2πRL। और गॉस थ्योरम कहती है कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। दो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को क्या कर दें? बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो फाई ये भी है, फाई, दोनों बराबर कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है हमारा? E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा L अपान L से L कैंसिल आउट, E इक्वल टू हो जाए 2π इसके साथ 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। तो इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण R दूरी पर जो बिंदु P था उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है? 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। ध्यान रखिएगा, लैम्डा होता है आवेश का रेखीय घनत्व। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि 1 मीटर में कितना आवेश है, और जितने में हमें निकालना होता है उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मीटर में चाहिए तो लैम्डा इंटू 3, 4 मीटर में कितना आवेश है? लैम्डा इंटू 4। इस तरीके से हम आवेश क्यू इनक्लोज निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आया है 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारे आगे वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।